लास्ट क्लास में डोमेन पूरा कंप्लीट किया था और आज से हम लोग की बात हुई थी कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंपोजिट फंक्शन ये टॉपिक शुरू करेंगे। कंपोजिट फंक्शन का मेन जो यूज़ है वो एडवांस में क्वेश्चन का कंफर्म आते हैं। खासकर यहाँ पर जो क्वेश्चन रहता है वो हमारा एक कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के साथ या फिर फंक्शन के अदर टॉपिक को मिला के यानी मैपिंग वगैरह को भी मिलाकर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अल्टीमेटली ये जो पार्ट है ये हमारे क्वेश्चन करने के लिए एंगल से तो है ही है, साथ में खासकर जो पार्ट है वो एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कंपोजिट फंक्शन के बारे में पहले एक सिंपल सी बात हम लोग कर लें। जैसे ये एफ एक्स का वैल्यू e टू दी पावर x है और जी एक्स जो है वो हम लोग के पास क्या है साइन एक्स। अब किसी ने हमसे कह दिया कि यहाँ से वैल्यू निकालो एफ ऑफ जी, इसको कोई फॉग न पढ़ने लग जाना, ये इसका मतलब है एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये क्या है साइन एक्स। अब f के अंदर साइन एक्स यानी x के काम कर रहा है कौन साइन एक्स, इसलिए इसका रिजल्ट आ जाएगा e टू दी पावर साइन एक्स। और अब सेकेंड कि अगर मान लो हम लोग g ऑफ f निकालते हैं तो ये g ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स ये क्या हो गया e टू दी पावर x, यानी कि अब यहाँ x के प्लेस पे क्या आ गया e टू दी पावर x, ये क्या हो गया साइन e टू दी पावर x। इस पूरी बात से हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि f ऑफ g और g ऑफ f इक्वल नहीं। अब ये नॉर्मली क्लास 11 में हम लोगों ने जब देखा था तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल देते थे तो हमारा आंसर आ जाता था, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अभी जब कॉम्पिटिशन के एंगल से हम लोग बात करते हैं तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा क्या कि यहाँ पर फंक्शन के साथ कोई मैपिंग नहीं डिफाइन होती। अब हम लोग के लिए क्या मैपिंग भी डिफाइन होनी शुरू हो जाएगी। जब फंक्शन के साथ मैपिंग डिफाइन नहीं होती है तो उसको हम लोग रियल टू रियल ही एज्यूम करते हैं। अब जैसे मान लो कि ये हमें एफ ऑफ जी निकालना है, ये एफ ऑफ जी बना कैसे है जरा सोचते हैं। ये एक मशीन फंक्शन है क्या, सब मशीन ही है। यहाँ से x जा रहा है और जब यहाँ से x जा रहा है यहाँ से जो बाहर निकल रहा है वो क्या निकल रहा है gx निकल रहा है। अब आगे एक और मशीन ये मशीन है हमारे पास y इक्वल टू एफ। अब इसके अंदर gx जाएगा और जब gx जाएगा तो इनपुट जो हुआ वो किसका काम करेगा x का, यानी कि x की जगह यहाँ पे क्या जा रहा है gx। यहाँ से जो बाहर निकल रहा है वो f ऑफ gx मिल रहा है। यानी कि इस पूरी मशीन को अगर हम लोग जोड़ दें यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिफाइन करेगा हमारा f ऑफ। लेकिन ये मशीन आपस में तभी जुड़ पाएगी जब यहाँ से ये जो पार्ट है मशीन का या तो पूरा जुड़ा हो। पूरा जुड़ा होने का मतलब ही ये होता है कि जब फंक्शन में कोई मैपिंग नहीं डिफाइन है तो वो रियल टू रियल, इसका मतलब ये है। या फिर ऐसा भी हो सकता है इसका कुछ पार्शियल पार्ट इसके अंदर जा रहा हो। अब पार्शियल पार्ट जा रहा है तो यही इसी के ऊपर हमको वर्कआउट करना है। अब इसको चेक कैसे कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि हम देखें gx का रेंज और fx का डोमेन ये एक दूसरे का सबसेट हो तो ये एक्सप्रेशन डिफाइन होगा। या फिर हम इतना पूरा काम करने की जगह ये देखें कि यहाँ पे देखो g क्या है इनर फंक्शन का डोमेन, और अगर हम पूरा फंक्शन अगर मान लो जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया ये पूरा पार्ट ये कंपोजिट फंक्शन का भी तो डोमेन हो गया। तो इनर फंक्शन का डोमेन और कंपोजिट फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए। अगर इनर फंक्शन की डोमेन और कंपोजिट फंक्शन की डोमेन कॉमन हो जाती है यानी कि इसमें इंटरसेक्शन आ जाता है तो हमारा कंपोजिट फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज वो डिफाइन नहीं होगा। यानी कि ये यहाँ से इनर फंक्शन का डोमेन और कंपोजिट फंक्शन का डोमेन क्या हो जाए सबसेट हो जाए।
अगर ये सबसेट हो गए तो हमारी फंक्शन डिफाइन हो गई, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? तो हम करेंगे क्या, इनर फंक्शन की डोमेन निकालेंगे और कंपोजिट फंक्शन की डोमेन। तो इनर फंक्शन की डोमेन हमेशा क्वेश्चन में प्रोवाइड ही रहेगी, कंपोजिट फंक्शन की हमें डोमेन निकालनी होगी और दोनों की डोमेन निकालने का तो उसका क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन निकालने के बाद अगर इंटरसेक्शन आ जा रहा होगा तो कंपोजिट फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज ये कंपोजिट फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं इनके क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ये f(x) इक्वल्स टू 2x माइनस 1, ये इंटरवल दे दिया गया है, gx इक्वल्स टू 4 माइनस 3x, x ग्रेटर दैन 3 लेस दैन 5 देन, और अब ये यहाँ पर फंक्शन ये दिए गए हैं। तो f ऑफ g, g ऑफ f, f ऑफ f, ये हम लोग को चेक करना है। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, f ऑफ g। फिगर जो हमने भी पहले बनाया था वो कॉपी पे बना लेना है। तो f ऑफ g, तो f ऑफ g का मतलब क्या हुआ, f ऑफ gx। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे gx क्या है, इनर फंक्शन, तो gx इनर फंक्शन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इनर फंक्शन की डोमेन लिख लेंगे। क्या बोला था, इनर फंक्शन का डोमेन और कंपोजिट फंक्शन की डोमेन का इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये gx, ये f के अंदर है तो यहाँ जाएगा, और जब यहाँ जाएगा तो ये यहाँ पे अगर गया तो ये फंक्शन बन जाएगा। लेकिन हमें फंक्शन पहले नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो देखना है ना कि भाई बीच में जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे। अगर ऐड है तो उसी के लिए हमें क्या करना है, कंपोजिट का डोमेन और इनर का डोमेन। तो इनर का डोमेन हमने बताया क्वेश्चन में मिल जाएगा। कंपोजिट का डोमेन यहाँ पुट करोगे तो फंक्शन, यहाँ पुट करेंगे तो डोमेन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस, और x की जगह क्या हो गया, gx लेस देन। अब gx की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो gx की वैल्यू है वो ये, अब यहाँ से ये -4, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और 3 से डिवाइड करेंगे। और अब इन दोनों केसेस का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। ये 3 और ये 5, ये 5/3, ये 2/3। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये डोमेन क्या हो गई 5, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो क्या है, नॉट डिफाइंड। फिर से एक बार, अब g ऑफ f देखते हैं। तो g ऑफ f, जब g ऑफ f के बारे में बात आएगी तो यहाँ पे g ऑफ fx। अब इनर फंक्शन कौन है, fx, fx का डोमेन -1 to। अब यहाँ पर g यानी x के प्लेस पे fx आएगा, तो जब यहाँ पे पुट हुआ, यहाँ ये फंक्शन बना और यहाँ पे पुट होगा तो क्या बनेगा, डोमेन 3fx लेस देन 5। अब यहाँ पे fx की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, +1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब फिर दोनों केसेस का इंटरसेक्शन, यहाँ से फिर देख रहे हैं ये 5 आ गया, ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, यानी कि f ऑफ g, g ऑफ f इसमें डिफाइन नहीं है। अब इसके बाद थर्ड हम लोग को f ऑफ f, ये देखते हैं। तो f ऑफ f यानी इनर फंक्शन भी जो है वो fx है और आउटर भी। तो fx इनर फंक्शन, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, इनर फंक्शन का डोमेन। अब यहाँ पे जब पुट होगा तो ये फंक्शन बनेगा, और यहाँ पे जब पुट होगा तो कंपोजिट फंक्शन का डोमेन बनेगा जाके। अब fx की वैल्यू पुट कर देते हैं, +1,
2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। और अब इन दोनों केसेस से क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन। यहाँ से देखते हैं इंटरसेक्शन, -1 to 2, और ये क्या है 0 to 3/2, यानी कि इस बार जो है डोमेन डिफाइन हो रही है, और जब डोमेन डिफाइन हो रही है तो फिर हम लोग फंक्शन को भी आगे सॉल्व करेंगे। तो f(x) के प्लेस पे 2 माइनस दिस। तो यहाँ पे अब अगर याद करें तो पहले क्या होता था कि हम लोग केवल इसको सॉल्व कर देते थे, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो वो इसलिए क्योंकि तब डोमेन क्या मानी जाती है, रियल टू रियल, तो रियल टू रियल तो हमेशा डिफाइन होगा ही होगा, इसलिए ये सब चेक नहीं करते थे। हालांकि बोर्ड वगैरह में ये भी नहीं चेक करना रहता। ये इसका ऑप्शन सी ऑप्शन आ जाएगा। ये इसका कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन करने का मेथड रहेगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कुछ अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन हम बता रहे हैं यहाँ पे कैसे कैसे सॉल्व इनको किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये फंक्शन जैसे यहाँ से इंटरवल से शुरू होगा और हमें f(f) निकालना है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन शुरू होगा, देखो ऐसे बुकिश मेथड में जाओगे तो वो सीधे भी बताएंगे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए हमने क्या तरीका निकाला है कि जब ऐसे इंटरवल में दिया हो तो वहाँ पे करना क्या है कि पूरे क्वेश्चन में जितने पार्ट में वो डिवाइड है उतने केस में सॉल्व करो। और कैसे केस में सॉल्व करोगे, मान लो केस फर्स्ट, एक बार हम लोग फिक्स कर देंगे कि इनर फंक्शन ये है, एक बार फिक्स कर देंगे, जितने पार्ट हो रहे हैं उतने ही केस बन जाएंगे। तो यहाँ से पहला केस हम लोग ये मान लेते हैं कि f(x) इक्वल टू 2 + x है। ये हमने मान लिया, फिक्स कर लिया कि ये इनर फंक्शन। अब हमें क्या निकालना है, f(f) निकालना है। तो f(f) का मतलब f(x). अब जब ये इनर फंक्शन है तो यहाँ से भी क्या होगा यहाँ से सोचो एक बार, ये अब ये f(x) है, f(x) यहाँ पुट होगा तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो एक बार इनर फंक्शन ये और उसके करस्पॉन्डिंग 2 केस, फिर एक बार इनर फंक्शन ही इसके करस्पॉन्डिंग 2 केस। तो पहला पॉइंट यहाँ से आएगा ए कि ये ऊपर वाले पार्ट में चला गया 2 + f(x) यहाँ पे है। और जब यहाँ आया तो अब यहाँ से डोमेन कैसे चलेगी, इसके लिए ये इसमें आएगा -1 ये f(x) और f(x) हमने फिक्स कर रखा है। अब इनर फंक्शन इसका इंटरसेक्शन, इसमें डिफाइन नहीं है। अब क्या होगा, ये f(x) हमारा नीचे वाले में जाएगा, ये तो a पार्ट हो गया, और ये अब इसका b पार्ट f(f)(x) और ये 2 माइनस f(x). अब 2 माइनस, अब कंपोजिट फंक्शन का डोमेन देखेंगे। यहाँ से क्या आ रहा है, f(x) की जगह इनर फंक्शन में फिक्स कर रखा था 2 + x -2। अभी कंपोजिट फंक्शन का डोमेन आ गया और इनर फंक्शन का डोमेन ये, तो दोनों केस का इंटरसेक्शन। यहाँ से जो डोमेन आ रही है, तो चूंकि डोमेन डिफाइन है इसलिए फंक्शन भी डिफाइन है। अब यहाँ f(x) का था ये फाइनली क्या आ गया -x, ये एक पार्ट डिफाइन है। अब उसके बाद फिर केस सेकंड बनेगा, f(x) की वैल्यू ये हो जाएगी, और फिर f(f) एक बार इसमें फिर 2 पार्ट बनेंगे। केस सेकंड f(x) इक्वल 2 - x, a पार्ट f(f) अब ऊपर वाले में जाएगा,
चला जाएगा 2 + x, और जब इसमें गया तो अब यहाँ फंक्शन चेक करना है। अब f(x) की वैल्यू पुट कर देंगे। और फिर इस केस के साथ इसका इंटरसेक्शन देखेंगे। डोमेन डिफाइन हो गए यानी फंक्शन डिफाइन हो जाएगा 4 - x, ये इसका ए पार्ट हो गया। अब इसमें हम लोग फिर इसका बी पार्ट देखते हैं। f(f), तो अब ये नेक्स्ट वाले में आएगा और अब इसका कंपोजिट का डोमेन देखा जाएगा। ये आ गया और अब यहाँ पर फिर डोमेन का इंटरसेक्शन। यहाँ डोमेन क्या है, इनर फंक्शन का 1 से 3, ये देखो, और ये कंपोजिट का डोमेन। क्या पार्ट कॉमन आ गया, 1, एग्जैक्टली 1। और जब एग्जैक्टली 1 आ गया तो यानी कि डिफाइन तो हो ही रहा। अब यहाँ फंक्शन कर दिया जाएगा, ये x आ गया। लेकिन जब देखो वेरिएबल वैल्यू आती है, वेरिएबल इंटरवल होता है तो वैल्यू वेरिएबल के फॉर्म में लिखी जाती है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू है तो मतलब ये भी फंक्शन भी एग्जैक्ट वैल्यू रिप्रेजेंट की, क्योंकि इंटरवल वेरिएबल है तो वैल्यू पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। लेकिन वैल्यू फिक्स हो गई तो फंक्शन की वैल्यू भी फिक्स हो गई, तो इस वजह से यहाँ पे x का वैल्यू पुट करोगे यानी 1। अब फाइनल आंसर क्या करा जाएगा, पूरा इंटरवल में नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट डिफाइन हुआ है वो -1 to 1, इसमें क्या है -x है, फिर x का वैल्यू 1 है, ये 1 हो गया। और उसके बाद एक पार्ट और आया है हम लोग का, कौन सा, 1 से 3, जिसमें 4 - x। तो इस तरीके के फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये हो गया हम लोग का इसका पहला पार्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कॉपी पे नोट कर लेंगे। अब इसके आगे फिर नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन ये है कि अब इस बार देखो इनर फंक्शन, उसमें भी 2 फंक्शन, कितने पार्ट पे जाएगा जरा सोचो। gx एक बार ये डिफाइन होगा, फिर 2 पार्ट, फिर gx एक बार ये डिफाइन होगा, उसके भी 2 पार्ट। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ से। केस फर्स्ट, ये gx डिफाइन हुआ x², ये इनर फंक्शन का डोमेन हो गया। और अब यहाँ से a पॉइंट f ऑफ gx, a पॉइंट का एक बार ऊपर वाले में, b मतलब नीचे। यहाँ से जब जाएगा ये gx + 1, इधर से तो फंक्शन बनेगा, लेकिन हम लोग को पहले क्या देखनी है, कंपोजिट फंक्शन की डोमेन। तो जब ये यहाँ पुट हुआ है तो फंक्शन यहाँ जब पुट होगा जाके तो डोमेन, तो यहाँ से
gx लेस देन आर इक्वल टू 1। gx का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो फाइनली x का वैल्यू -1 से +1 में मिल जाएगा। अब इन केसेस का इंटरसेक्शन -1 to 2, ये इनर फंक्शन का डोमेन, ये कंपोजिट फंक्शन का डोमेन। फाइनली यहाँ से जो पार्ट आया वो -1 से दिस, और अब gx की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, ये आ गया। तो यानी कि यहाँ से जो कंपोजिट फंक्शन की डोमेन है वही है। अब इसके बाद इसका बी पार्ट, बी पार्ट हम लोग जब बात करेंगे तो बी पार्ट अब क्या यहाँ पे आएगा, एफ ऑफ जी एक्स और एफ ऑफ जी एक्स। अब ये नीचे वाला फंक्शन बन जाएगा 2gx + 1। ये फंक्शन पहले नहीं निकालेंगे, हम लोग को क्या निकाला, कंपोजिट फंक्शन का डोमेन। तो यहाँ पर 1, अब gx की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो gx की वैल्यू क्या है, और इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, -2 to -1 यूनियन 1 to, ये इसका रिजल्ट आएगा। अब इंटरसेक्शन इनर फंक्शन का डोमेन ये है, और इसका डोमेन ये 1 ये 2। फाइनली यहाँ जो डोमेन हम लोग देख रहे हैं क्या आ जा रही है, वो x बिलोंग्स टू 1 to 2, और ये डोमेन डिफाइन हो गई तो फंक्शन भी डिफाइन, मतलब 2x² + 1, और इसका डोमेन ये। अब केस सेकेंड, केस सेकेंड। अब gx क्या हो जाएगा, नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा, gx इक्वल टू कितना हो गया, x + 2। फिर a पार्ट, एक बार ऊपर वाले में एक बार नीचे, a f ऑफ g, ये f ऑफ gx। जब ऊपर वाले में आएगा तो कितना हो गया, gx +, लेकिन फंक्शन नहीं, हमें पहले क्या देखनी होती है, डोमेन। यहाँ से है gx लेस देन आर इक्वल टू 1, यहाँ से जो वैल्यू आएगी gx की x + 2, फाइनली x लेस देन क्या हो गया, -1। अब दोनों केसेस का जब इंटरसेक्शन देखेंगे यहाँ पर 2 से 3 लेस देन -1, इसका ला x बिलोंग्स टू 5, b f ऑफ gx, और अब कहाँ जाएगा, नीचे वाले फंक्शन 2gx + 1, ये हो गया। अब यहाँ से इसका डोमेन देखेंगे हम लोग, अब gx की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, -1 to 0, और अब दोनों केसेस का इंटरसेक्शन, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस केस में जो है ये क्या हो जा रहा है, ये नॉट डिफाइंड। तो फाइनली f ऑफ g का जो वैल्यू आ जा रहा है वो क्या आ जा रहा है हम लोग के पास, -1 to +1 x² + 1, और फिर 1 से 2 में 2x² + 1। तो ये इसका आंसर आ जा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से एक चीज़ और कर लेना, ये यहाँ पे रूट लग जाएगा, ये स्क्वायर है ना, ट्रांसफर
पूरे का हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर सब लोग अपने आप जो है क्या करोगे, ये √2 करोगे ये कि इसमें g ऑफ f निकालना, कोशिश करना निकालने की g ऑफ f की, ठीक है। तो g ऑफ f ये निकालोगे और यहाँ पे तुम लोग का जो इसका आंसर आ जाएगा वो x + 1 होल ऑफ स्क्वायर, ये 4, और इसमें जो वैल्यू आएगी और ये x = 2, ये इसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद फिर इसका हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि gx = 1 + x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x, fx = gx = where this bracket denotes the ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, अब इसमें कोई डोमेन दिया नहीं गया, तो जब नहीं दिया गया है तो इसका मतलब हमने अभी बता दिया वो क्या ट्रीट होगा, रियल। अब हमें निकालना है यहाँ पे क्या, f ऑफ g। तो f ऑफ g यानी कि f ऑफ gx, अब जब रियल है तो रियल का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लोगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, वही पार्ट आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ फंक्शन जो डिफाइन है वो एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए इसमें कुछ सॉल्विंग तो होगा नहीं, ये तो सिर्फ यही आ जाएगा जो लिखा हुआ है। सिर्फ सॉल्व क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का डोमेन ये होगा, और फिर क्या कर दोगे यहाँ पे, यहाँ से सोचो कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते। कंपोजिट मतलब ये तो कंपोजिट फंक्शन का डोमेन हो गया, और फिर वो जहाँ gx आ जाता है उसके प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखो एक बार ये पॉजिटिव है, अब वैल्यू gx की क्या है हम लोग के पास, 1 + x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये 1 + फ्रैक्शन x है। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो हमेशा इसके बीच में लाई करता है, तो ये तो रिजल्ट ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा। और जब ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये तो डिफाइन होगा नहीं, ये भी डिफाइन होगा क्योंकि जीरो भी नहीं हो सकता ये, तो सिर्फ और सिर्फ यही केस हम लोग के पास डिफाइन। अच्छा, अब यहाँ पे जब तुम इसको डिफाइन कर रहे होगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये तो हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, क्योंकि ये तो वैल्यू हमेशा 0 1 के बीच में होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, और ये भी इनर फंक्शन का भी डोमेन रियल है, कंपोजिट का भी रियल है, तो अल्टीमेटली ये हमेशा क्या रहेगी, रियल ही रहेगी। तो इसलिए यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि f ऑफ g का जो वैल्यू होगा 1 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो ये था हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर कोई फंक्शन रियल के लिए डिफाइन है ऑलरेडी तो हमें उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जो स्पेसिफिक इंटरवल में डिफाइन है उसी के साथ उसका इंटरसेक्शन देख लो कितना आ रहा है वैल्यू, कितना आ रहा होगा वही अल्टीमेटली इंटरसेक्शन के वही वैल्यू बना देगा। ठीक है, तो ये हुई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि लेट f(x) = x² gx = sin x for every x belongs to real, then the set of value x satisfying f of g of f x equal to g of x। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर f of g of f इस पूरे का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो ये किसके लिए डिफाइन है, रियल के लिए, तो हमें कुछ अब यहाँ से एक्स्ट्रा वर्कआउट ही नहीं करना है। नॉर्मली इसको हम लोग जो है सॉल्व कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आ गया f ऑफ g ऑफ, अब g के तरीके fx, तो इसका मतलब g यहाँ से क्या आएगी, fx की वैल्यू ये लिख के दे रहे x², तो यहाँ से x के प्लेस पे क्या जाएगा x², f ऑफ g और इसका रिजल्ट आ जाएगा sin x²। अब फिर यहाँ पे x के प्लेस पे क्या हो गया, दिस यहाँ x, तो यहाँ से वैल्यू आएगी फिर ये sin x², और ये f के अंदर है तो x है तो इसका स्क्वायर, तो फाइनली इस रिजल्ट का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर। sin स्क्वायर x², और
अगली वैल्यू जी ऑफ अब जी ऑफ, अब यहाँ एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, और जी साइन एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। साइन स्क्वायर साइन किया गया। अब यहाँ से सारे टर्म्स एक साइड कर लिया जाएगा और साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर ये इससे कॉमन हो जाएगा। पहला पॉइंट, साइन ऑफ ये हो गया। अब ये वैल्यू जीरो कब होगी, जब ये वाला एक्सप्रेशन जीरो होगा। साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से एक्स की वैल्यू सीधे लिख दे रहे हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, एन पाई। और अब यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर एन पाई ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पे याद करो कि ये तो n इंटीजर होता था फार्मूले के साथ, लेकिन यहाँ पे n इंटीजर डिफाइन नहीं होगा। कहाँ से वैल्यू डिफाइन होगी, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू डिफाइन होगी, n का वैल्यू जीरो से डिफाइन होगा। अगर 1 से लेते सही है, लेकिन वैल्यू कहाँ से जीरो डिफाइन होगी, जीरो से। तो और सेकंड से अब देखो क्या होगा, तो यहाँ से जो रिजल्ट आ गया a1 कब होगा, जब इस पूरे का वैल्यू π/2, और जैसे हम इसको π/2 लिख देंगे, अब ये आगे सॉल्व है। क्यों, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू क्या, -1, और ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है, नॉट डिफाइन, मतलब इसके सेकेंड वाले पार्ट में कोई चीज़ डिफाइन नहीं होगी। तो ये तो हम लोग का कंपोजिट फंक्शन करने का तरीका हुआ। अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और कंपोजिट पे कर रहा हूँ, उसके बाद कंपोजिट फंक्शन हम लोग का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके आगे का लेक्चर फिर हम लोग उस पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे रिकॉर्ड। तब हम लोग जो शुरू करेंगे वो क्या शुरू होगी, रेंज। तो लास्ट ये क्वेश्चन हम लोग जो है शुरू करते हैं। जब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस कॉस एक्स प्लस π/3 और ये वैल्यू दे दी गई, तो हमें जी ऑफ एफ निकालना। तो हमें कंपोजिट फंक्शन निकालते समय ये भी देखना है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन दे दिया गया जो सिंप्लीफाई हो सकता है, तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे तब फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से जैसे स्क्वायर, अब ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर आ जाता है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है कि पावर को एंगल मिलाना पड़ता है। तो ये 1/2 1 प्लस cos 2x 1/2 1 प्लस cos 2x प्लस π/3 प्लस cos x इंटू cos x प्लस π/3। अब यहाँ से 2 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ये कहे कि फाइनली 1/2 सबसे कॉमन हो जाएगा। 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस cos, यहाँ से 2 उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, 2x प्लस 2π/3 प्लस 2 cos x इंटू x प्लस π/3, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से 2 cos a cos b का फार्मूला बन जाएगा। 2 cos a cos b का फार्मूला हम लोग लगा देंगे, ये तो 1/2 हो गया, और ये 1 प्लस 1 मिलकर ऐड होकर 2 हो गया। 2 प्लस cos 2x cos 2x प्लस 2π/3 प्लस, अब यहाँ से फार्मूला ये क्या होगा, cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ a प्लस b। यहाँ से ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट आ जाएगा
x इक्वल टू 1/2 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 2x प्लस, और ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई प्लस 2x 2x प्लस 2 पाई बाई, यहाँ से कॉस प्लस कॉस 2x प्लस पाई बाई। और अब अगर इसको ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन, तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, कॉस डी फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर सिंपली कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ कर देंगे। ये तो वैल्यू कॉस पाई बाई 3, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है। यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 प्लस 2, और ये कॉस 60 1/2 प्लस कॉस 2x प्लस, अब कॉस है कॉस बी, यहाँ से क्या हुआ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे जो हम लोग को रिजल्ट दिखेगा वो क्या दिख जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगा, ये -1/2, तो ये कैंसिल हो गया। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, cos 2x माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी हम लोग की sin 2x और sin 60 √3/2, ये √3/2 आ जाएगा, sin 2x इंटू sin 60 √3/2 माइनस sin 2x √3/2। तो नेक्स्ट ये तो यहाँ से ये इसमें फार्मूला 2 cos a cos b का फार्मूला हो जाएगा, तो cos a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट आ गया एफ एक्स इक्वल टू 1/2 2 माइनस कॉस 2x माइनस cos of 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और प्लस cos पाई बाई 3, और अब यहाँ से cos ऑफ a प्लस बी cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो ये एफ एक्स इक्वल टू 1/2 2 माइनस कॉस 2x माइनस, यहाँ क्या होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस cos a cos b माइनस sin a sin b और cos 60 डिग्री 1/2। तो यहाँ से sin 2 पाई बाई 3 और ये दोनों वैल्यू सेम होगी, कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ से जो हम लोग के पास वैल्यू आएगी एफ एक्स इक्वल टू 1/2 2 माइनस कॉस 2x cos 2x माइनस 1/2 cos 2x 1/2 प्लस 1/2। तो फाइनली ये दोनों ऐड होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग के पास क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 4। अब हम लोग को वैल्यू क्या निकालनी थी, g ऑफ f। तो g ऑफ
fx, तो fx का वैल्यू हम लोग के पास कितना है 5/4 और g ऑफ 5/4 की वैल्यू क्या दे दी गई 1। तो इस तरीके से भी इसमें क्वेश्चन सेट होता है, यानी इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। अब ये हम लोग का कंपोजिट फंक्शन का काम पूरा कंप्लीट हो गया। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रेंज होगा, वो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास से शुरुआत करेंगे रेंज की। थैंक यू।